हेलो एवरीवन, आई एम हर्षिता राठौर और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ लर्निंग टुगेदर पे। आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे, बहुत ज़बरदस्त होंगे। आज हम यहाँ पे आपका यूनिट 9 जो है पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, उसका प्रैक्टिस सेट 3 करने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले हमने 2 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी कर लिए हैं। आज हमारा लास्ट यानी कि 3rd वाला प्रैक्टिस सेट होने वाला है। अभी तक हमने काफ़ी सारी यूनिट्स को कवर कर लिया है। जिसने भी वीडियोज़ को स्कीप करा है बीच में, 1-2 वीडियो भी स्कीप हुई है तो जाके सारे वीडियोज़ को आप देख लेना। ठीक है, आज हम हमारा लास्ट प्रैक्टिस सेट जो है 9th चैप्टर का वो करने वाले हैं। फिर हम इसके बाद में आपका रीजनिंग वाला जो चैप्टर है उसको शुरू करेंगे। तो हम क्लास को शुरू करते हैं। ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन है और ये मेरा पर्सनल टेलीग्राम चैनल है हर्षिता मैम की पाठशाला। आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहती है। एक हमारा कॉमन टेलीग्राम चैनल है लर्निंग टुगेदर, आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे आपको क्लासेस की इन्फॉर्मेशन जो है, क्लासेस के लिंक वगैरह, क्लासेस की प्लेलिस्ट वगैरह वो सब आपको मिलती रहती है। ठीक है, सो मेक श्योर कि आप दोनों चैनल को ज्वाइन कर लो। ये मेरा पर्सनल टेलीग्राम चैनल है। आपको सिंपली टेलीग्राम के ऊपर सर्च करना होगा हर्षिता मैम की पाठशाला और वहाँ पे आपको मेरा जो ग्रुप है वो दिख जाएगा। मेरी ऐसी फोटो लगी हुई आपको दिख जाएगी, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। और कॉमन लर्निंग और हमारा लर्निंग टुगेदर जो है वो कॉमन टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे आपको क्लासेस की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहती है। ठीक है, तो मेक श्योर आप दोनों चैनल्स को ज्वाइन कर लो। हम शुरुआत करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं मुझे कॉमेंट करके जरूर से बताया करो। ठीक है, हम पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंट साइज पर्टिकुलेट मैटर आर रिक्वायर्ड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ एयर क्वालिटी इंडेक्स इन इंडिया। ठीक है, हिंदी में क्या पूछा है आपसे क्वेश्चन, भारत में वायु गुणवत्ता सूचकांक जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स के निर्धारण के लिए निम्नलिखित में से कौन से विभिन्न आकार के कण जो है वो आवश्यक है। सबसे पहले ये एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या होता है, तो एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो आपका 2014 में आया था, नरेंद्र मोदी की सरकार में 2014 में आया था, जब आपका स्वच्छ भारत अभियान जो है वो चल रहा था उस टाइम पे आया था। और एयर क्वालिटी है ना इंडेक्स जो है वो आपका क्या करता है, एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो बताता है कि हमारी आसपास की जो वायु है उसका क्वालिटी कैसी है, उसकी गुणवत्ता कैसी है, वो ये यहाँ पे बताता है। ठीक है, इसमें टोटल आपके 8 पोल्यूटेंट्स जो है वो दिए हुए हैं। इस एयर क्वालिटी इंडेक्स में 8 पोल्यूटेंट्स हैं और 6 कैटेगरीज जो है वो दे रखी है कि भाई कौन सी कैटेगरी में आपको है ना अलग अलग कलर जो है वो दिया हुआ है। आपका सीवियर कैटेगरी है या वेरी सीवियर है, सेटिस्फाइड है, गुड है, मॉडरेट है। ठीक है, ऐसे करके अलग अलग 6 कैटेगरीज आपको दे रखी है और 8 इसमें पोल्यूटेंट्स दे रखे हैं, जिसमें आपका लेड, अमोनिया, ओजोन आता है, आपका PM10, PM2.5, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड है ना कार्बन मोनोऑक्साइड। ये सारे पोल्यूटेंट्स 8 पोल्यूटेंट्स जो है वो आपके एयर क्वालिटी इंडेक्स में आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे चलते हैं, क्वेश्चन में क्या पूछा है कि इनमें से कौन सा पर्टिकुलेट मैटर जो है वो आपका एयर क्वालिटी इंडेक्स में आता है। अभी मैंने उसका नाम लिया PM10 और PM2.5 यानी कि 2 और 3 यानी कि B और C, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी मैंने बताया आपको एयर क्वालिटी इंडेक्स में टोटल 8 पोल्यूटेंट्स होते हैं, तो आपसे ये पूछा था कि इनमें से कौन सा पर्टिकुलेट मैटर है। PM की फुल फॉर्म आपसे एग्जाम में पूछी गई है ऑलरेडी प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स में। तो PM क्या होता है, PM होता है आपका पर्टिकुलेट मैटर। ये आपका प्राइमरी पोल्यूटेंट होता है जो कि हवा में निकल के आपके आसपास में क्या करता है, आपकी सांस की नली में चला जाएगा। बहुत ही छोटा ये होता है, इसका नाम ही है पर्टिकुलेट मैटर। और इसकी साइज कितनी है, 1 माइक्रोन होता है ये, 2.5 माइक्रोन भी हो सकता है, 10 माइक्रोन भी हो सकता है। ठीक है, तो 2.5 माइक्रोन और 10 माइक्रोन आपके बाल जो होते हैं ना, उसके बाल से भी ये काफ़ी ज़्यादा पतला होता है, तो हमारे सांस के साथ में ये अंदर चला जाता है और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स जो है वो हमको कर देता है। तो इसको हमने एयर क्वालिटी इंडेक्स के अंदर काउंट करा हुआ है। जो 8 पोल्यूटेंट है उसमें से 2 पोल्यूटेंट है हमारे PM10 और PM2.5। पर्टिकुलेट मैटर जिसकी साइज है 2.5 माइक्रोन और पर्टिकुलेट मैटर जिसकी साइज है 10 माइक्रोन। ठीक है, आपसे ये भी पूछते हैं कि ये जो 2.5 और ये जो 10 है ये क्या है, तो ये इसकी साइज है। पर्टिकुलेट मैटर एक तो है आपका 2.5 साइज का, और 2.5 क्या है, 2.5 आपके कौन सी यूनिट में है, माइक्रोन की यूनिट में है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपसे एग्जाम में ऑलरेडी पूछी गई है। तो पर्टिकुलेट मैटर 2.5 एंड पर्टिकुलेट मैटर 10 जो है वो क्या है, आपके एयर क्वालिटी इंडेक्स में एक प्रदूषक के रूप में बताए हुए हैं। ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका करेक्ट आंसर है। PM2.5 एंड PM10 ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगले सवाल पे क्या पूछा है, 2 कथन दिए हुए हैं। मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स जियोथर्मल साइट्स आर लोकेटेड इन द सर्कम पैसिफिक बेल्ट नोन एज रिम ऑफ फायर। और दूसरा बोला है हिमालयन जियोथर्मल फील्ड इन इंडिया आर ऑल्सो पार्ट ऑफ रिम ऑफ फायर। तो करेक्ट आंसर क्या है, आपको चूज करके बताना है। विश्व के अधिकांश भूतापीय स्थल परिवृत प्रशांत क्षेत्र में स्थित हैं जिन्हें आग का किनारा कहा जाता है क्या।
और भारत में हिमालयी भूतापीय क्षेत्र भी रिम ऑफ फायर का हिस्सा होते हैं। तो आपको यहाँ पे बताना है कौन सा सही कथन है, कौन सा गलत कथन है। तो पहला कथन तो आपका सही है, पर दूसरा कथन आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। विश्व के अधिकांश भूतापीय स्थल परिवृत प्रशांत क्षेत्र में स्थित होते हैं, जिसको हम आग का किनारा बोलते हैं। बिल्कुल सही कथन है। पर आपके हिमालयी भूतापीय क्षेत्र जो होते हैं वो आपके रिम ऑफ फायर में नहीं आते हैं, ये कथन आपका गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स जियोथर्मल साइट जो है वो आपके सरकम पैसिफिक बेल्ट में सिचुएटेड है, जिसको हम रिम ऑफ फायर बोलते हैं। लेकिन आपके हिमालयन जियोथर्मल फील्ड जो है वो रिम ऑफ फायर में नहीं आती है, ये इसका गलत कथन है। पहला कथन सही है, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर है। अगले सवाल पे चलते हैं। आपसे MDG से जुड़ा हुआ सवाल पूछा है, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के लिए। हर बार आपको यहाँ से क्वेश्चन जो है वो मोस्ट प्रोबेबली देखने को मिलता है। ठीक है, क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग मिलेनियम डेवलपमेंट गोल हैड द हाईएस्ट नंबर ऑफ टारगेट। निम्नलिखित में से किस है ना आपके MDG के लक्ष्य की संख्या सबसे अधिक है? गोल 5, गोल 6, गोल 7 या फिर गोल 8। तो MDG में कितने गोल है ये आप मुझे कमेंट करके बताना, और आपके जो SDG है इसमें कितने गोल है ये आप मुझे कमेंट करके बताना। यहाँ पे पूछा है कि आपका इनमें से कौन सा MDG जो है जिसका टारगेट सबसे ज्यादा है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है डेवलप अ ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर डेवलपमेंट, गोल नंबर 8 जो है इसका लक्ष्य, इसका टारगेट जो है वो सबसे ज्यादा है। ठीक है, MDG के गोल कितने हैं, टारगेट कितने हैं, ये आपको पता होना चाहिए। इंडिकेटर्स कितने हैं वो भी आपसे एग्जाम में पूछ लिए गए थे, अभी रिसेंटली एग्जाम में पूछे गए थे। SDG के गोल कितने होते हैं, टारगेट कितने होते हैं, इंडिकेटर्स कितने होते हैं, ये तीनों चीजें आपको पता होनी चाहिए। MDG जो है वो आपका है ना यूनाइटेड नेशन में एक मिलेनियम समिट हुई थी 2000 के अंदर हुई थी वो। ठीक है, तो 2000 में हुई थी, तो वो वहां से हम मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स को लेकर आए थे, और 2000 से 2015 तक यानी कि 15 साल तक ये चले थे। फिर हमने क्या करा था, 2015 में मिलेनियम डेवलपमेंट गोल को बदल के हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है उनको लेकर आ गए थे। 2015 में ये गोल आए थे, और 2015 से 2030 तक अब हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो हैं वो काम कर रहे हैं। ठीक है अभी हमारे पास में टोटल 8 मिलेनियम डेवलपमेंट गोल हैं और टोटल 17 हमारे पास में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं। 8 मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स जो हैं इसके टारगेट कितने हैं, इंडिकेटर्स कितने हैं वो मैं नहीं बताऊंगी, आपको सर्च करके मुझे कमेंट करके बताना। और SDG में 17 गोल हैं, इसके टारगेट कितने हैं और इंडिकेटर कितने हैं वो आप मुझे खुद सर्च करके बताना। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज ऑफ द कॉज्ड बाय एटमॉस्फेरिक पार्टिकुलेट मैटर। एटमॉस्फेरिक पार्टिकुलेट मैटर से कौन सी बीमारी होती है? अस्थमा होता है, मेलानिमा होता है, आई सिंड्रोम होता है, ब्रोंकलाइटिस होता है, या फिर आपका COPD होता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? करेक्ट आंसर है ACDE, यानी कि ACDE। मेलानोमा को छोड़ के बाकी सारी ही डिजीज आपकी पार्टिकुलेट मैटर से होती है। मैंने भी आपको बताया था पार्टिकुलेट मैटर क्या है, आपके छोटे छोटे से कण होते हैं जो कि आपकी सांस की नली में अंदर जाके आपको रेस्पिरेटरी डिजीजेस जो है वो करते हैं। तो अस्थमा जो है वो आपकी सांस से होता है, आई इचिंग भी होने लग जाती है, आई में भी जलन होने लग जाती है, ड्राई आई सिंड्रोम हो जाता है, ब्रोंकाइटिस हो जाती है, और क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीजेस यानी कि COPD भी आपको होने लग जाते हैं पार्टिकुलेट मैटर से। तो ये सारी बीमारियां जो है वो इससे होती है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। हिंदी में क्या पूछा था सवाल, निम्न में से कौन सा रोग वायु मंडलीय कणों के कारणवश होता है? तो आपका अस्थमा होता है एक आपका ड्राई आई सिंड्रोम होता है, एक आपका ब्रोंकाइटिस होता है, एक आपका COPD होता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। 2 कथन दिए हैं, पूछा है कौन सा सही है कौन सा गलत है। पहला कथन क्या बोला है, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर इज अ गुड इंडिकेटर ऑफ वाटर क्वालिटी एंड दैट काइंड ऑफ लाइफ इज एंड इन दैट काइंड लाइफ विल सपोर्ट। ठीक है, फिर पूछा है अगला कथन में COD जो है आपका केमिकल ऑक्सीजन डिमांड इज अ मेजर ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन कंज्यूम्ड बाय एक्वाटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। हिंदी में क्या पूछा है, पानी में घुली ऑक्सीजन की मात्रा, पानी की गुणवत्ता और यह किसी प्रकार के जीवन का समर्थन करेगी, इसका एक अच्छा संकेत है। और दूसरा बोला है कि आपका रासायनिक ऑक्सीजन डिमांड जो होता है COD जो होता है जलीय सूक्ष्म जीवों द्वारा उपभोग की जाने वाली घुलित ऑक्सीजन का एक माप होता है। तो करेक्ट आंसर क्या है वो आपको यहाँ पे चूज करके बताना है। तो मैडम यहाँ पे COD क्या है, यहाँ पे आपको कुछ है ना कॉन्सेप्ट आते हैं आपके वाटर पोल्यूशन में। एक होता है आपका COD, एक होता है आपका BOD, एक होता है आपका OD ऑक्सीजन डिमांड, एक होता है आपका DO डिजॉल्व ऑक्सीजन। अभी 4 शब्दों का मतलब पता होगा तभी ये सवाल जो है वो आप कर पाओगे। और OD क्या होता है, सबसे पहले तो ये समझो OD यानी कि ऑक्सीजन डिमांड।
ऑक्सीजन की डिमांड सबको ही होती है, हम सांस ले रहे हैं, हमको भी ऑक्सीजन की डिमांड है। पानी के अंदर ये वाटर पोल्यूशन से जुड़े हुए हैं आपके टर्म्स। अगर आपसे पूछे कि ये कौन से पोल्यूशन से जुड़ी हुई है, वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, तो ये आपकी वाटर पोल्यूशन से जुड़ी हुई है। ठीक है, अब ऑक्सीजन डिमांड यानी कि ऑक्सीजन की जो डिमांड हम करते हैं उसका मतलब क्या है। पानी के अंदर जो आपके जीव जंतु हैं, पानी के अंदर पेड़ पौधे भी रहते हैं, उनको भी ऑक्सीजन चाहिए। पानी के अंदर जो जीव जंतु रहते हैं उनको भी ऑक्सीजन चाहिए, तो उनकी भी ऑक्सीजन की डिमांड होती है, उनको भी ऑक्सीजन की जरूरत होती है। ये होता है आपका ऑक्सीजन डिमांड। एक होता है आपका डीओ। डीओ क्या होता है? डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, यानी कि घुलित ऑक्सीजन। घुलित ऑक्सीजन, पानी के अंदर जो ऑक्सीजन घुला हुआ है उसको हम बोलते हैं घुलित ऑक्सीजन, यानी कि डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन। अब पानी में ऑक्सीजन क्यों घुला हुआ है मैडम? अभी मैंने आपको बताया कि सांस लेने के लिए मछलियों को, पानी में रहने वाले जीव जंतुओं को, पेड़ पौधों को ऑक्सीजन की जरूरत होगी, तो मछलियां बार बार बाहर आके तो सांस नहीं लेगी कि चलो सांस लेते हैं, पानी के बाहर चलते हैं, फिर पानी के अंदर जाएगी, फिर सांस लेते हैं, पानी के बाहर चलते हैं, ऐसा तो शायद ही करेगी। तो पानी के अंदर ही घुली हुई ऑक्सीजन होती है जिसको हम घुलित ऑक्सीजन के नाम से जानते हैं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन। ओडी और डीओ क्या है, समझ में आ गया? ठीक है, अब दो टर्म होती है आपकी सीओडी, एक होती है आपकी बीओडी। सीओडी का मतलब क्या है? केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, यानी कि रासायनिक ऑक्सीजन डिमांड। एक होता है आपका बीओडी, यानी कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, अब आपका केमिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होता है, रासायनिक ऑक्सीजन डिमांड क्या होता है, और बीओडी क्या होता है? ये पानी के अंदर कचरे को नापने का एक तरीका है। बीओडी यानी कि पानी के अंदर आपका है ना, पानी जो है वो खराब है और पानी के अंदर जो आपके है ना ऑर्गेनिजम्स जो है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में घुले हुए हैं। एक ऑर्गेनिक तरीका होता है जिसमें हम पानी की क्वालिटी को चेक करते हैं, पानी कितना खराब है वो यहाँ पे दिखाता है। अगर बीओडी ज़्यादा है पानी के अंदर, इसका मतलब पानी के अंदर कचरा ज़्यादा है। सीओडी, इसमें हम केमिकल यानी कि ऑर्गेनिक और नॉन ऑर्गेनिक पोल्यूशन दोनों को चेक करते हैं। बीओडी में हम सिर्फ और सिर्फ जो ऑर्गेनिक पोल्यूशन होता है, पानी में कितना ऑर्गेनिक पोल्यूशन है उसको चेक करने के लिए करते हैं। लेकिन सीओडी जो है उसमें हम केमिकल मतलब है ना आपका ऑर्गेनिक और नॉन ऑर्गेनिक दोनों तरीके के ऑक्सीजन, दोनों तरीके के वेस्ट को चेक करने के लिए हम सीओडी करते हैं। ठीक है, तो सीओडी जो है वो ज़्यादा बेहतर होता है बीओडी से, लेकिन दोनों ही क्या दिखाते हैं, दोनों ही पानी में कितना ज़्यादा गंदापन है, कितना ज़्यादा मैलापन है उसको दिखाते हैं। ठीक है, अब समझ में आ गए सारे कॉन्सेप्ट्स को। अब यहाँ पे चलते हैं कि अब आपसे एग्जामिनर ऐसा भी घुमा के पूछ सकता है, और पूछा भी हुआ है कि पानी में अगर घुलित ऑक्सीजन की मात्रा कम है और बीओडी पानी में है ना, पानी में अगर घुलित ऑक्सीजन की मात्रा कम है तो बताओ बीओडी जो है वो बढ़ेगा या फिर कम होगा। मैंने बताया पानी में घुलित ऑक्सीजन की मात्रा अगर कम होगी इसका मतलब पानी जो है वो गंदा है। पानी में अगर ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होगी मतलब पानी अच्छा है, पानी में ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी मतलब पानी जो है वो गंदा है। तो पानी गंदा होगा तो बीओडी जो है वो इंक्रीज होगा। बीओडी और सीओडी जो है वो आपके कचरे को ही दिखाते हैं। तो अगर बीओडी बढ़ रहा है मतलब पानी में गंदापन ज़्यादा है और ऑक्सीजन कम है। सीओडी अगर बढ़ रहा है यानी कि पानी में गंदापन ज़्यादा है और ऑक्सीजन की मात्रा कम है। ठीक है, ये सारी बातें आपको याद रखनी है, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुके हैं कंफ्यूज करने वाले। तब हिंदी में क्वेश्चन क्या पूछा उसको देख लेते हैं। पानी में घुलित ऑक्सीजन की मात्रा पानी की गुणवत्ता और यह किस प्रकार के जीव का समर्थन करती है उसका एक अच्छा एग्जाम्पल है। ठीक है, बिल्कुल सही कथन है भाई। पानी में ऑक्सीजन जो आपका घुला हुआ है वो ये दिखाता है भाई पानी कैसा है, वो दिखाता है। अगर ज़्यादा ऑक्सीजन है मतलब पानी अच्छा है, कम ऑक्सीजन है मतलब पानी में ऑलरेडी कोई जीव जंतु है जो उस ऑक्सीजन को ले रहे हैं और ऑक्सीजन जिस जीव जंतु के लिए बनाया हुआ है वो उसको नहीं ले रहे हैं, यानी कि सिंपल से टर्म में समझो पानी जो है वो आपका खराब है, मैला है। ठीक है, दूसरा कथन क्या बोला है, रासायनिक ऑक्सीजन डिमांड जो है आपका सीओडी जो है वो जलीय सूक्ष्म जीवों द्वारा उपभोग की जाने वाली घुलित ऑक्सीजन का एक माप है। ये कथन जो है वो आपका गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। पहला कथन आपका सत्य है पर दूसरा कथन गलत है कि ये क्या है, एक मेजर है ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन कंज्यूम्ड बाय एक्वाटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये कथन आपका गलत है। ये एक केमिकल ऑक्सीजन डिमांड है जिसमें हम क्या करते हैं, हम चेक करते हैं कि पानी की मात्रा जो है वो कितनी ज़्यादा खराब है और कितनी ज़्यादा खराब नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। और बोथ ऑप्शन 1 एंड 2 जो है वो आपके फॉल्स है। ठीक है, दोनों कथन जो है वो आपके पहला दूसरा दोनों ही असत्य हैं। पहला वाला भी आपका सॉरी गलत है कि अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन डिमांड इन वाटर इज अ गुड इंडिकेटर ऑफ क्वालिटी वाटर दैट सपोर्ट्स लाइफ। तो ये भी कथन आपका गलत हो जाएगा और दूसरा भी गलत है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्या पूछा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पोल्यूटेंट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन फॉर्मेशन। एसिड रेन जो है अम्लीय वर्षा जो है, इनमें से कौन जो है प्रदूषक वो अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार है। CH4 यानी कि मीथेन,
आपका C6H6 यानी कि बेंजीन, SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड, या फिर CO यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड। तो एसिड रेन जो है वो कौन फॉर्म करता है? एसिड रेन जो है वो आपका सल्फर डाइऑक्साइड फॉर्म करता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। आपसे पूछा ये 2 पोल्यूटेंट्स कौन है जो एसिड रेन को यानी कि अम्लीय वर्षा को फॉर्म करते हैं? एक होता है आपका सल्फ्यूरिक एसिड, एक होता है आपका निट्रिक एसिड। दोनों मिला के आपकी अम्लीय वर्षा को फॉर्म करते हैं, एसिड रेन को फॉर्म करते हैं। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सल्फर डाइऑक्साइड के बारे में पूछा है, तो सल्फर डाइऑक्साइड ही बाद में जाके सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स जो होते हैं वो बाद में जाके आपका निट्रिक एसिड बनाते हैं, जिससे सल्फ्यूरिक एसिड और निट्रिक एसिड मिलकर आपकी फिर अम्लीय वर्षा करते हैं यानी कि एसिड रेन करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी नेशनल मिशन आर देयर इन द नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज? अभी मैंने आपको बताया था NAPCC जो है आपका नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, ये हमने ऑलरेडी करा हुआ है, या तो इससे प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन करा था इससे जुड़ा हुआ। NAPCC जो है वो आपका 2008 में आया था, और इसमें कितने मिशन हैं? 6, 7, 8 या फिर 9, तो इसमें टोटल 8 मिशन हैं। ठीक है, कितने, उनके नाम क्या है वो भी आपको पता होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन HFCs वर इंट्रोड्यूस्ड एज ओजोन सेफ रिप्लेसमेंट फॉर CFCs, और CFC है ना HCFCs नॉट कंट्रीब्यूटेड टू द ग्रीन हाउस वार्मिंग। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? हिंदी में क्या पूछा है? HCFC को ओजोन सुरक्षित ओजोन सुरक्षित प्रतिस्थापन के रूप में पेश किया गया था, है ना, CFC द्वारा। और दूसरा बोला है आपका HCFC ग्रीन हाउस वार्मिंग में योगदान नहीं देती है। तो कथन पहला सही है, कथन दूसरा जो है वो आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि HCFC जो आपकी है ना गैस है, जो आपकी पोल्यूटेंट्स है, वो ग्रीन हाउस में कंट्रीब्यूट करते हैं, और हमने HCFC को क्या कर दिया था? CFC से रिड्यूस कर दिया था। बिल्कुल सही कथन है। आपने यहाँ पे है ना मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में सुना होगा, जहाँ पे हमने है ना CFC के जगह पे हम बदल के HCFCs जो है वो लेकर आ गए थे। तो पहला कथन आपका सही है, पर दूसरा कथन जो है वो गलत है कि HCFCs जो है वो ग्रीन हाउस वार्मिंग यानी कि ग्लोबल वार्मिंग में कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं। ये करते हैं, बिल्कुल ग्लोबल वार्मिंग में कंट्रीब्यूट करते हैं। तो दूसरा कथन आपका गलत हो जाएगा, पहला कथन आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या पूछा है? विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज अ रोल ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ फोटोकेमिकल स्मॉग? फोटोकेमिकल स्मॉग जो है वो इनमें से कौन बनाता है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ब्लैक कार्बन, सनलाइट, VOCs, या फिर आपका CO? क्या पूछा है हिंदी में? निम्नलिखित में से कौन फोटोकेमिकल स्मॉग के निर्माण के द्वारा भूमिका निभाता है? वो आपको यहाँ पे चूज करके बताना है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे नाइट्रोजन ऑक्साइड हो जाएंगे आपके। ठीक है, एक आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका सनलाइट हो जाएगा, और आपका यहाँ पे VOCs यानी कि वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड हो जाएंगे। आपका नाइट्रोजन ऑक्साइड होता है, ठीक है, और आपके VOCs यानी कि वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं ये दोनों जब सनलाइट के प्रेजेंट में मिलते हैं, जब ये सनलाइट के प्रेजेंस में दोनों मिलते हैं, तब ये फोटोकेमिकल स्मॉग को फॉर्म करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। तो ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि एक तो नाइट्रोजन ऑक्साइड और VOCs दोनों जब सनलाइट के प्रेजेंस में मिलते हैं तब ये फोटोकेमिकल स्मॉग को प्रोड्यूस करते हैं। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट टर्बाइंस आर नॉट रिक्वायर्ड? जियोथर्मल, न्यूक्लियर, हाइड्रो, या फिर सोलार? निम्नलिखित में से किस प्रकार की बिजली संयंत्र में है ना टरबाइन की आवश्यकता नहीं होती है? कौन से प्रकार की जो आपका इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट होते हैं उसमें टरबाइंस की हमको जरूरत नहीं होती है? भूतापीय, परमाणु, हाइड्रो, या फिर सौर? भूतापीय जहाँ पे हम है ना आपका जो अर्थ है उसके अंदर में आपकी है ना पूरी मशीन जो है वो अर्थ की जो ताप होता है उससे यहाँ पे क्या करती है? इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करती है। परमाणु क्या होता है? न्यूक्लियर क्या होता है? जहाँ पे न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फ्यूजन के माध्यम से एनर्जी बनाई जाती है। हाइड्रो यानी कि पानी के अंदर होती है आपकी मशीन, और पानी के माध्यम से, पानी से है ना उसको एनर्जी मिलती है, और पानी से फिर वो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं। और सौर यानी कि आपका जो सोलार पैनल्स होते हैं उससे हम यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा है कि कौन से है ना किसके अंदर हमको टर्बाइंस की जरूरत नहीं होती है? तो हमको सोलार के अंदर टर्बाइंस की जरूरत नहीं होती, हमको यहाँ पे सोलार पैनल चाहिए होते हैं। सोलार पैनल आई होप आपने देखे होंगे काफी सारी जगह पे आजकल। तो सोलार पैनल की हमको जरूरत होती है जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी को इजीली प्रोड्यूस कर लेते हैं। हमको यहाँ पे कोई टर्बाइंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है सौर ऊर्जा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, आपको 2 कथन दिए हैं, पूछा है कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो पहला कथन क्या बोलता है? राइज इन वाटर टेम्परेचर फ्रॉम नॉर्मल लेवल ड्यू टू थर्मल पोल्यूशन कैन एडवर्सली अफेक्ट वाटर क्वालिटी एंड एक्वेटिक लाइफ। और दूसरा बोला है ऑक्सीजन सॉल्युबिलिटी इन वाटर इंक्रीज एज टेम्परेचर इंक्रीजेस। आपको बताना है कौन सा कथन सही है कौन सा कथन यहाँ पे गलत है। थर्मल प्रदूषण के कारण पानी के तापमान में सामान्य स्तर से वृद्धि आती है और पानी की गुणवत्ता और जलीय जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव जो है वो डाल सकती है।
फिर बोला है कारण क्या है, तापमान बढ़ने पर पानी में ऑक्सीजन की घुलनशीलता बढ़ जाती है। तो कथन कौन सा सही है, कौन सा गलत है? ए कथन सत्य है पर आर कथन जो है वो सत्य नहीं है। ए इज करेक्ट बट आर इज नॉट करेक्ट। भाई टेम्परेचर अगर राइज होता है नॉर्मल लेवल से तो थर्मल पोल्यूशन की वजह से अगर टेम्परेचर आपका राइज हो रहा है तो ऑब्वियसली आपकी जो एक्वेटिक लाइफ है, मरीन लाइफ जो है वो उस पर असर पड़ेगा ही पड़ेगा। अगर आप देखोगे कहीं से फैक्ट्री वगैरह से, थर्मल पोल्यूशन क्या होता है, आपका फैक्ट्री वगैरह से कोई है ना, फैक्ट्री में पानी वगैरह लगते हैं काम करने के लिए, मशीन को चलाने के लिए। अब मशीन का काम हो गया, मशीन चल गई तो मशीन को थोड़ा रेस्ट देना पड़ेगा, उस पानी से फिर उसको क्लीन करते हैं। तो वो जो फिर गरम गरम जो पानी होता है जो उस मशीन से निकल के आता है, फिर वो क्या होता है आपकी है ना झीलों में, आपके है ना ओशंस में, मतलब लेक्स वगैरह में, पॉन्ड्स वगैरह में जाके मिक्स हो जाता है। और उसमें जो जीव जंतु होते हैं, जो एक्वेटिक लाइफ होती है, फिर पानी ठंडा है और एकदम से गरम गरम पानी उसके अंदर आके मिलेगा तो ऑब्वियसली रिएक्शन तो करेगा ही करेगा। तो जो उसके अंदर रहने वाले जो जीव जंतु है उसके ऊपर असर पड़ेगा ही पड़ेगा। तो पहला कथन तो सही है। पर दूसरा कथन क्या बोला है, ऑक्सीजन सॉल्युबिलिटी इन वाटर इंक्रीज एज टेम्परेचर राइज। जैसे ही टेम्परेचर आपका बढ़ता है, तापमान बढ़ता है, तो ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी जो है वो पानी में इंक्रीज हो जाती है क्या? नहीं, ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी पानी में डिक्रीज हो जाती है। तो दूसरा कथन आपका गलत हो जाएगा, पहला कथन आपका सत्य है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्या बोला है हिंदी में, थर्मल प्रदूषण के कारण जो है वो आपकी जो है ना पानी में रहने वाले जो जीव जंतु है उस पर प्रभाव डालती है, बिल्कुल सही कथन है। पर तापमान बढ़ने से पानी में ऑक्सीजन की घुलनशीलता बढ़ जाती है, बढ़ती नहीं है, कम हो जाती है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने काफी सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करा। ये हमारी आज की क्लास थी। आई होप आपको वीडियो जो है वो अच्छी लगी होगी, आपको सारे क्वेश्चंस जो है वो अच्छे लगे होंगे। काफी सारे नए नए क्वेश्चंस हम यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो क्वेश्चंस के थ्रू आपके कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो रहे होंगे और आपको ये भी पता चल रहा है कि किस तरीके से आपसे एग्जामिनर जो है वो क्वेश्चन जो है वो पूछ सकता है। ठीक है, तो ये हमारी आज की वीडियो थी। आई होप आपको वीडियो जो है वो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करना, शेयर करना, मुझे कॉमेंट करके जरूर से बताना कि आपको वीडियो जो है वो कैसी लगी है। आपको कोई भी दिक्कत आती है तो मुझे कॉमेंट करके आप जरूर से बता सकते हो। ठीक है, ये मेरा पर्सनल टेलीग्राम चैनल है हर्षिता मैम की पाठशाला, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। ये हमारा कॉमन टेलीग्राम चैनल है लर्निंग टुगेदर, आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हो ताकि आपसे एग्जाम की जुड़ी हुई कोई भी इन्फॉर्मेशन है या फिर क्लासेस से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी जो है वो मिस ना हो। ठीक है, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।